नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती की संपूर्ण रचनाओं के संग्रह का करेंगे विमोचन। 23 खंडों का संग्रह सीनी विश्वनाथन द्वारा संकलित और संपादित। पीएम मोदी आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से करेंगे संवाद। 51 नोडल केंद्रों पर 1300 से अधिक छात्र टीमों को करेंगे संबोधित। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा में जमकर हंगामा। विश्वास प्रस्ताव को लेकर किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर उठाया सवाल। जेपी नड्डा ने कांग्रेस से सोरोस के साथ संबंधों पर मांगा जवाब। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई के लिए संघर्ष को बताया बड़ी वजह। शांति बहाली के लिए काम करने की जरूरत को बताया समय की मांग। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 13वें दौर का मुकाबला आज। 12 दौर के बाद गुकेश और लेनिन के खाते में बराबर अंक। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि किसान के बेटे के खिलाफ ये रवैया स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस के नेता जॉर्ज सोरोस की भाषा बोलते हैं और जब देश के लिए काम करने की बात आती है तो सभापति के खिलाफ नोटिस देते हैं। इसलिए हम इस नोटिस का खंडन करते हैं। सरकार के आरोप पर विपक्षी सांसद नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे। सभापति ने कहा कि सभी को सदन चलाने के लिए सुचारू वातावरण बनाना होगा। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बीच संबंधों पर कड़ा प्रहार किया है। किरण रिजिजू ने कहा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच लिंक देश के सामने आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भारत विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस भारत विरोधियों के साथ खड़ी होती है। सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का ये लिंक है। ये देश के सामने है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो, और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है, इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के संबंधों को लेकर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि सोनिया और सोरोस के संबंधों का खुलासा होना चाहिए। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी और सोरोस के संबंधों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने रवैये से भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। और संसद में विपक्ष के रवैये पर सत्ता पक्ष हमलावर है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस सोरोस मामले में बुरी तरह से फंस चुकी है। पूरे विपक्ष पर सवाल खड़े करते हुए दिनेश शर्मा ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और ईवीएम पर भी अपनी बात रखी। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। सर, ईवीएम पर बार बार सवाल विपक्ष उठा रहा है। अब जनता इंडी गठबंधन पर सवाल उठा रही, उनको हरा रही और ये ईवीएम पर उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ईवीएम के द्वारा किया गया जो मतदान है बिल्कुल फेयर है और इनके द्वारा जो ईवीएम पर उठाया जा रहा है वो अनफेयर इसलिए है कि इन्होंने जनता का विश्वास खोया है और जहाँ पर हार है वहाँ पर तो इनको जनता से और जनता से प्यार नहीं है और जहां पर इनकी जीत है वहां उनको ईवीएम से प्यार है। अब हमने देखा कि राज्यसभा में जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सभापति के खिलाफ एक नोटिस दिया है अविश्वास प्रस्ताव का, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? ये शर्मनाक है। एक विधि विशेषज्ञ, एक अच्छे नेक दिल इंसान, अनुशासन प्रिय इंसान और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण और संवैधानिक व्यवस्थाओं को पुष्ट करने वाले व्यक्तित्व के विरुद्ध इस प्रकार की बातें भी करना, मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा संविधान का उल्लंघन का प्रश्न बनता है और मैं नहीं समझता हूं कि इस स्तर पर जाकर विपक्ष को काम करना चाहिए। सोरोस मुद्दे की वजह से हमने देखा कि वो विपक्ष उस पर राजी नहीं है, कांग्रेस पार्टी राजी नहीं है। कांग्रेस में सोरोस का दर्द जो है वो उभर कर आ रहा है और जो पोल खुली है वो जनता के सामने ना आ पावे, इसीलिए ये सब बेकरार दिखाई पड़ते हैं, उसमें चर्चा नहीं चाहते। अब इनकी संवैधानिक एक व्यवस्था होती है कि माननीय सभापति से अगर नेता सदन किसी चीज़ पे बहस के लिए कहेंगे तो उनको बताना होगा, उनको भी बोलने का अवसर देना पड़ेगा। उन्होंने विपक्ष के तमाम लोगों को बोलने दिया, सत्ता पक्ष में तो केवल माननीय हमारे नेता सदन ही बोले, उसके बाद भी आरोप। मैं समझता हूँ ये मिथ्यापूर्ण प्रदर्शन इनके स्तर को गिराता है। बहुत धन्यवाद। दिनेश शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर सवाल उठा रहे हैं उनके रवैये पर। कैमरामैन अनिकेत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। कहा है कि उसके शीर्ष नेतृत्व के संबंध जॉर्ज सोरोस से लेकर क्वात्रोची और अगस्ता वेस्टलैंड तक के लोगों से रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि वो क्यों चर्चा नहीं करवाना चाहती। विदेशी धरती से जो लोग भ्रष्टाचार या भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त होते हैं उनके साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध हमेशा से निकलता आया है। याद करिए, यूनियन कार्बाइड वाले वॉरेन एंडरसन का किसके संबंध था? भोपाल गैस त्रासदी वाले 84 में, कांग्रेस का। ओटावियो क्वाट्रोची से किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। गाइडो हेस्के के साथ किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड डील में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। अब जॉर्ज सोरोस कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। तो साहब ये कहानी बहुत पुरानी है और ये यात्रा भी बहुत पुरानी है। उसी चीज की घबराहट है कि कहीं सारे के सारे तथ्य निकल के सामने आए तो समस्या। और मैं पुनः पूछना चाहता हूँ, विगत 40 वर्षों से मैंने 1984 यूनियन कार्बाइड वॉरेन एंडरसन को सरकारी जहाज में भगाने से लेके 2024 जॉर्ज सोरोस तक हर विदेश के किसी न किसी भारत विरोधी या भारत में आरोपित व्यक्ति के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध क्यों निकलता है,
इसका जवाब देने से बचने के लिए ये बवाल हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मूल कारण ये है कि जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी है, बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। और संसद के गतिरोध पर बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता नीरज सिंह जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो यही सवाल कि जिस तरह से राज्यसभा में आज देखा गया है, सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि ये कहानी सिर्फ सोरोस नहीं है, क्वाथ्रेच्ची से लेकर सोरोस तक की कहानी पुरानी है। क्या सत्ता पक्ष का हमला इतना बड़ा था कि विपक्ष ने तमाम संसदीय परंपराओं मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए सीधे अपना निशाना अब चेयर को बना दिया है? देखिए, बिल्कुल, और ये हमला नहीं है, ये सच्चाई है। आप देखें कि जो भोपाल गैस त्रासदी है उससे लेकर अगस्ता वेस्टलैंड और ये तमाम जॉर्ज सोरोस तक एक लंबी श्रृंखला है। जब कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि किस तरीके से जो देश विरोधी ताकतें खासतौर से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करने के लिए कोशिशें करती हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी और उसका जो शीर्ष नेतृत्व है कहीं ना कहीं या तो उनकी तस्वीरें दिखती हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से उनके जो संबंध हैं वो दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी उस डिस्कशन से भाग रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर डिस्कशन हुआ जॉर्ज सोरोस के मामले को लेकर तो एक लंबी जो श्रृंखला है वो शुरू हो सकती है। यही वजह से है कि वो लगातार जो हंगामा है वो सदन में कर रही है। और आज भी आप देखें कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाई। कई सारे जो बिल हैं जिनको पास किए जाने की ज़रूरत है वो बिल पास नहीं हो पाए, और हजारों कह सकते हैं कि करोड़ों की जो रुपए हैं वो आम लोगों के खर्च हो रहे हैं जब संसद का जो सत्र है वो चलता है और जब चर्चा नहीं हो पाती। कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है, यही कारण है कि वो चर्चा नहीं कराना चाहती जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर। और कई तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और संसद जो सत्र है खासतौर से राज्यसभा है उसको चलने नहीं दे रहे हैं। और आज भी राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कई सारे जो सवाल हैं जिन पर जवाब दिए जाने की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को। हमने तमाम नेताओं से भी बात की, उनका ये कहना है कि अगर इस तरह के संबंध निकलकर सामने आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर क्यों जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से उनके शीर्ष नेतृत्व के संबंध है। निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय है और देश को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ अगर किसी राजनीतिक दल के संबंध होते तो देश के लिए भी वो ठीक नहीं है, और इसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से चाह रही है। नीरज, लेकिन आज जिस तरह से देखा गया है 60 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके अविश्वास प्रस्ताव सभापति के नाम का नोटिस दिया है, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्योंकि 72 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। चर्चा और सख्त एक तरह से कह सकते हैं तल्ख टिप्पणियां, ये गतिरोध एक तरह से संसदीय परंपरा रही है, चर्चाओं की एक परंपरा रही है, लेकिन संसदीय मर्यादाओं में इसे माना गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के कभी पद को एक तरह से चुनौती नहीं दी जाती है, उनके निर्णयों पर सवाल नहीं खड़ा किया जाता है। ये भी संसदीय मर्यादाओं परंपराओं का हिस्सा है। फिर आखिर कांग्रेस इस तरह के सवाल क्यों उठा रही है? और ये यहीं तक सीमित नहीं है। इससे पहले हमने देखा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ तब किस तरह की टिप्पणियां की गई थी। सभापति को लेकर इससे पहले कई टिप्पणियां की गई हैं। तो ये कांग्रेस का या विपक्षी दलों का ये कौन सी रणनीति है या ये कौन सा पैतरा है, ये कौन सी नई परंपरा को जन्म दिया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक स्टंट हम इसे कह सकते हैं, और या कह सकते हैं कि राजनीतिक जो स्वार्थ है वो दिखाई दे रहा है इस अविश्वास प्रस्ताव को जब नोटिस दिया है। आप देखें कि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव सभापति के खिलाफ अगर देना होता है तो 14 दिन पहले उसका नोटिस देना होता है। आप देखें टेक्निकली कि अभी जो संसद का सत्र है उसको 14 दिन नहीं बचे हैं, वो 8-10 दिन के अंदर वो सत्र खत्म हो जाएगा। तो टेक्निकली ये गलत है। दूसरा, आप देखें कि हमारा संविधान की जो धारा है 67B ये कहती है कि आप सभापति के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं तो उसकी कई सारी टेक्निकलिटीज होती हैं।
एक तो या तो संविधान के तहत जो कार्रवाई है वो सभापति ना करने हो, तो ये गलत है क्योंकि सभापति अपनी तमाम कार्रवाइयों को संविधान के तहत ही कर रहे हैं। दूसरा, सभापति के ऊपर कोई गंभीर आरोप लगे हों तो सभापति के ऊपर गंभीर आरोप भी नहीं लगे हैं। और तीसरा होता है कि सभापति अगर सदन की जो विश्वसनीयता है उसको खो दें, तो सभापति ने सदन की विश्वसनीयता है उसको भी नहीं खोया। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक स्टंट है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आ रही है, या ये कहें कि उसका जो नोटिस दिया है वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना है। क्योंकि आप अगर देखें कि ना तो राज्यसभा में उनके पास बहुमत है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में बहुमत भी होना जरूरी है। आप साधारण बहुमत से उस अविश्वास प्रस्ताव को पास करेंगे, उसके बाद आप लोकसभा में भेजेंगे तो लोकसभा में भी आपके पास बहुमत नहीं है। तो कोरी कह सकते हैं कि राजनीतिक स्टंट है, और कांग्रेस पार्टी अपने तमाम मुद्दों को, जैसे कि जॉर्ज सोरोस का जो मुद्दा आया है और शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके जो संबंध हैं वो सामने आए, फ्रांस के में जिस तरह से पेपर में खबर निकल कर आई है, तमाम तथ्य भारतीय जनता पार्टी ने रखे। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इन मुद्दों पर चर्चा ना हो। यही कारण है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है वो कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दलों ने दिया है, ताकि वो दूसरे मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनसे भाग सके और उन पर जवाब ना दे सके। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि ये ना तो पूरा हो सकता और ना ही संविधान के तहत ठीक है। नीरज, एक तरह से सरकार ने या संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने जवाब में बहुत साफ कहा है कि किस तरह से एक किसान का बेटा इस पद पे पहुंचा है। संवैधानिक पदों पर मौजूद व्यक्ति सिर्फ एक तरह से देश का तो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन समुदायों, उन एक तरह से उन जातियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में क्या सरकार ने एक बड़ा प्रहार कांग्रेस की पूरी उस सोच पे किया है आज सदन में, किरण रिजिजू ने जो कहा है उसके साथ? देखिए, बिल्कुल, और ये प्रहार नहीं है, ये सच्चाई है। ऋतु, आप देखें कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो किसान परिवार से आते हैं, और आप देखें कि जब भी राज्यसभा चलती है, चाहे सत्ता पक्ष हो और विपक्ष हो, तमाम जो लोग हैं उनको बात करने का जो मौका है वो देते हैं। और संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना कोई नई बात नहीं है। आप देखें, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी तो पूरे कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए थे। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ईडी के मुख्यालय तक जो मार्च है वो निकाला गया था। किस तरीके से ईडी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया था। और इसी तरह की स्थिति आप देखें कि राजनीतिक संस्थाओं पर उंगलियां उठाने की परंपरा रही है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईवीएम का मसले हो, सीबीआई हो, तो तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं उन पर उंगली उठाना एक तरीके से शगल बन गया है। और मुझे लगता है कि देश की जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी को रियल मुद्दों पर बात करनी चाहिए, रील वाले मुद्दों से बचना चाहिए, और यही अगर परिणति रही तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी इश्यूज पर बात करे, और मुझे लगता है कि ना तो सदन में व्यवधान डाले और ना ही ऐसे मुद्दे उठाए जिनका कोई ज़रूरत नहीं है। देश हित के मुद्दे उठाएं तो निश्चित तौर पर देश के लोग भी देखेंगे कि उनके जो सदस्य हैं वो उनके हितों की बात करें। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी अपने व्यक्तिगत हितों को आगे लेकर जिस तरीके से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रही है, वो लोकतंत्र की परंपरा के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक, नीरज, सदन के नेता जेपी नड्डा का भी कहना है कि कांग्रेस सोरेस मुद्दे पर चर्चा करने से बचने के लिए इस तरह के तमाम प्रयास कर रही है, जैसा कि सभापति के खिलाफ अविश्वास नोटिस लाना भी उसी कदम को उन्होंने कहा है कि इस तरह के कदम कांग्रेस इस समय उठा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। कांग्रेस पार्टी को सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर माफी मांगनी चाहिए, ये कांग्रेस का राजनीतिक स्टैंड है जो संविधान सम्मत भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, राज्यसभा आज फिर स्थगित रही जॉर्ज सोरोस के मामले में, आपको क्या लगता है जांच होनी चाहिए, क्योंकि सदन अगर चलेगा तो देश हित के मुद्दे भी उठेंगे? राज्यसभा में माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ साहब के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है, ये बहुत बड़ी गलत बात है, और अब विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव को पीछे लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये अपने लोकतंत्र का अपमान है, और हमेशा राज्यसभा के चेयरमैन ने मतलब दोनों साइड के लोगों को उतना ही मतलब वक्त दे दिया है और सबका तो सुना है, और ज़्यादा ध्यान उनका विपक्षी दलों पर होता है, और वो अच्छी मीठी बात भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना ये इस घटना का निषेध करते हैं। दूसरा सर, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? क्योंकि आप देखें कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है
तो 14 दिन पहले नोटिस दिए जाने की ज़रूरत है, जबकि अगर आप देखें सदन की कार्रवाई 14 दिन तक चलेगी नहीं, तो ये क्या पॉलिटिकल स्टंट है? हाँ, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये अनियमितता है। मतलब नियमों को ध्यान में रखकर मतलब इन्होंने ये प्रस्ताव नहीं लाया है। तो मुझे लगता है कि 14 दिन पहले प्रस्ताव लाने का नियम है, तो ये नियम ध्यान में रखने के बावजूद भी उन्होंने प्रस्ताव लाया है, एक गलत बात है। तो ये थे हमारे साथ रामदास अठावले जी, जो बता रहे थे कि विपक्षी दलों के द्वारा जो सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि ना तो 14 दिन पहले नोटिस दिया गया है और जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं लोकसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रेल मंत्रालय से कई अहम सवाल पूछे गए। इन सवालों के जवाबों में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए। प्रश्नकाल के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस और डेवलपमेंट से जुड़ा सवाल भी पूछा गया। वहीं रेल मंत्रालय से महाराष्ट्र और बिहार के सभी जिलों तक रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा सवाल पूछा गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एनसीपी शरद चंद्र पवार सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में रेलवे द्वारा किए गए कार्य की सराहना की, जिस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के कार्यों की सराहना के लिए सांसद का आभार जताया। महाराष्ट्र में रेलवे मंत्रालय का काम सचमुच अच्छा हो रहा है और उनकी टीम को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि रेलवेज ने सफाई, इनकी मैं हमेशा प्रशंसा इसलिए कर रही हूँ कि सफाई के मामले में रेलवेज ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का जो काम हो रहा है उसकी तारीफ की, उसको आपने सराहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसके साथ ही आज वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल के 44 संशोधनों पर संयुक्त संसदीय समिति ने अब तक 500 पन्नों की रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। आज होने वाली बैठक में दारुल उलूम देवबंद के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। अब तक दारुल उलूम वक्फ पर बनी जेपीसी की बैठक में शामिल नहीं हुआ था। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़िया है, चलो। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma. Explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आज ये बात पार्टी की ओर से साफ कर दी गई है। दरअसल सूत्रों के अनुसार ये जानकारी आ रही थी कि दिल्ली चुनाव में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आप के बीच सहमति अंतिम चरण में है। ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए 15 सीट, अन्य इंडी गठबंधन के दलों के लिए 1 से 2 और बाकी सीट पर आप चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल की बात पर भरोसा कौन करता है हमें मालूम नहीं है,
वो आज कहेंगे कर रहे हैं, कल कहेंगे नहीं करेंगे, परसों फिर कर लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल और झूठ ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनका गठबंधन होता है या नहीं होता, इससे भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबरों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि आने वाला दिल्ली चुनाव पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पर लड़ेगी। मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पर लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं गिरीश निशाना। गिरीश, हालांकि राघव चड्ढा का कहना है साफ कि हम किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, लेकिन खबरें ये बताती हैं कि गठबंधन के प्रयास तो चल रहे थे। क्या बात बनी नहीं, या फिर अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि इस बार चुनाव में अकेले जाएंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के कुछ भी कहने पे अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो अरविंद केजरीवाल हैं अपनी बातों से अंत में जाकर मुकर जाते हैं, और ये भाजपा ने पूरी तरह से खुलासा भी किया है, चाहे वो बच्चों की कसम खाने की बात हो, चाहे पहले कहते थे कि कांग्रेस के साथ वो नहीं जाएंगे, फिर कांग्रेस के साथ मिलकर ही दिल्ली के अंदर सरकार बनाते हैं। इसी तरह अभी ये जरूर कहा जा रहा है कि कोई गठबंधन नहीं रहेगा कांग्रेस के साथ, लेकिन अभी दिल्ली विधानसभा चुनावों में थोड़ा समय है, कुछ महीनों का समय है। देखना यह होगा कि उससे पहले क्या होता है, क्या अपनी बात से फिर तो नहीं मुकर जाते, क्योंकि जब नॉमिनेशन भरा जाएगा उस समय किस तरह की रणनीति बनती है ये देखना होगा। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से दिल्ली में साफ की गई है कि अभी आम आदमी पार्टी अपने बल पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। अभी किसी तरह का वो गठबंधन नहीं करने वाली है, लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी पर जरूर खड़े हुए हैं ऋतु, क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो कल सीलमपुर से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अब्दुल रहमान, उन्होंने साथ छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं मुस्लिमों की उपेक्षा होती है। इसी तरह और पहले की बात की जाए तो ऋतु, चाहे राजकुमार आनंद हो, चाहे राज्यपाल गौतम हो, उन्होंने भी अपना यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था आम आदमी पार्टी से, और दिल्ली सरकार से जो मंत्री भी रहे थे उन्होंने कहना था कि दलितों की उपेक्षा होती है इस पार्टी के अंदर। तो लगातार देख सकते हैं पिछले महीने ही कैलाश गहलोत जो दिल्ली सरकार के मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से एक तरफ हो गए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल जरूर आम आदमी पार्टी पर इन दिनों खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी आज उसकी ईमानदारी पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेगी या नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी तक जो पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा और वो अपने बल पर दिल्ली विधानसभा का 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गिरीश, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पर आई है, यानी कि पिछले 3 चुनावों से दोनों ही पार्टियां एक तरह से सत्ता से दूर हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी अकेले ही इस बार भी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए कितनी मुश्किल और कितना आसान होता रास्ता दिखाई देता है? देखिए, ये स्थिति क्लियर है कि अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं कर रही है तो दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अब जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो ऐसे में देखा जाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं बाजी मार लेती है। अब ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली की पिछली विधानसभा चुनावों में एक भी सीट पर कांग्रेस जीत कर नहीं आई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से 62 सीट
पर आम आदमी पार्टी जीतकर आई थी, तो वहीं भाजपा को 8 सीटें मिली थी और कुछ सीटें ऐसी थी भाजपा की जो कुछ मार्जिन से पीछे रह गए थे। तो इस बार देखना ये होगा कि जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, क्योंकि अभी 31 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें से करीब 17-18 के आसपास ऐसे उम्मीदवार हैं जो नए चेहरे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी ने 17-18 अपने जो वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट काट दिए हैं। तो समीकरण क्या बैठेगा आगामी विधानसभा चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेता जो विधायक हैं इस दल से उस दल और उस दल से इस दल में लगातार आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी विधानसभा चुनावों में जो दिल्ली के मतदाता हैं किसे अपना नेतृत्व सौंपते हैं। जी गिरीश, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से नाता टूटना, मतलब दिल्ली की अगर बात करें तो क्या ये सिर्फ दिल्ली की राजनीति या रणनीति के तहत है, या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार 2014 के चुनाव से लेकर अगर महाराष्ट्र के चुनाव तक की हम गिनती करें तो कांग्रेस का खराब प्रदर्शन राज्य दर राज्य बढ़ता गया है, ऐसे में भी क्या आम आदमी पार्टी कोई जोखिम कांग्रेस का साथ लेके नहीं चलना चाहती है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा ऋतु, क्योंकि लगातार अगर किसी भी पार्टी को नुकसान हुआ है तो वो कांग्रेस है। पूरी तरह से जो भी वोट कटे हैं, जितने भी वोटिंग परसेंटेज में अंतर आया है, तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर कांग्रेस का स्थानांतरण हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस अंदर से बहुत परेशान है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 17 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि पिछले चुनावों की अगर बात की जाए ऋतु, तो पिछले चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं वो एक मंच पर देखने को नहीं मिले थे। तो इसके बहुत सारे सवाल भी पीछे उठे थे और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को उठाने को मिला था। ठीक गिरीश, पिछले 15 साल में दिल्ली की राजनीति से कांग्रेस बिल्कुल बाहर है, सत्ता पर आम आदमी पार्टी है। ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। लगता यह है कि सीधा मुकाबला अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच होता दिखाई देता है। जिस तरह से कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी इस ऐलान के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्र टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी टीमों को संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पिछले संस्करणों की तरह छात्र दल या तो मंत्रालयों या विभागों या उद्योगों द्वारा दी गई समस्या विवरणों पर काम करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी एक के खिलाफ छात्र इनोवेशन क्लास में अपने विचार भी शेयर करेंगे। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से अधिक समस्या विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस वर्ष संस्थान के स्तर पर आंतरिक हैकाथॉन में 150% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। संस्थान स्तर पर SIH 2024 में 86,000 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन दुनिया की मौजूदा समस्याओं के साथ साथ आने वाली सदी की समस्याओं के हल प्रदान करने का मंच बनेगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के नेतृत्व में भारत आने वाले समय में दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। देश आप ही की ओर देखना चाहिए कि भाई ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में इस बार प्रॉब्लम पेपर क्या आ रहा है, उसमें सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है, उसमें हमारी नई पीढ़ी की सोच, उसको दिखने की दृष्टिकोण ही प्रतिफलित होती है। भारत जो आज विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, आप ही के नेतृत्व में, आप ही की लीडरशिप में ये 3 नंबर बनने वाला है। और आने वाले जो अमृत काल में 2047 तक हम विश्व में एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के माध्यम से दुनिया की, विशेष करके ग्लोबल साउथ की विकास की मॉडल बनने वाले हैं। इंडियन ऑर्डर आने वाला है और भारत
विश्व की ग्रोथ इंजन बनेगा। और खबरों में आगे, संजय मल्होत्रा ने आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर पदभार संभाला। शक्तिकांत दास की जगह संजय मल्होत्रा ने गवर्नर का पदभार संभाला है। इससे पहले मल्होत्रा राजस्व विभाग के सचिव के तौर पर कार्यरत थे। आरबीआई गवर्नर के तौर पर उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया है। अपने करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिनमें रेक लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और वित्तीय सेवाओं के सचिव शामिल हैं। दिसंबर 2022 में मल्होत्रा ने राजस्व सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला। इसके अलावा अप्रैल 2023 में उन्हें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। आरबीआई गवर्नर के तौर पर संजय मल्होत्रा के सामने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने और आर्थिक विकास को तेज करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति एक बड़ी चुनौती है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह आपसी युद्ध होना है। युद्ध से बचना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सरकार और उद्योग को मिलकर शांति बहाल करने के लिए काम करने की जरूरत है। Inflation globally is a big challenge, but inflation, as you know, doesn't respect borders. Inflation is so contagious that nowhere is any country's effort today is completely successful, because beyond its powers are inflation forces which come in, and therefore the primary cause, I would think, is the disruption, the skirmish, the war, and as a result, world is facing a challenge which is reflected in very many ways in our economies. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा और 2040 तक भारतीय चंद्रमा पर लैंड करेगा। We are going to have our own space station. Unlike others, we will be among the first to have that, after maybe US and one or two other countries. This will be known as Bharat Antariksh Station by 2035, and by 2040 we might be landing an Indian on the surface of Moon. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नए आयाम छुए हैं। साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र के दरवाजे खुले हैं। Revolutionary change in the last 10 years, and the turning point was when Prime Minister decided to, what the media fondly described as the unlocking of the space. About 4 years back, the new space reforms were announced and the space sector was opened up to the private players as well. The results have been miraculous. We were just about one digit startup about 4 years back. Now we've gone up to 3 digits. देश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही भारत में व्यस्त महिलाओं के गरीबी दर में कमी आई है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के एक नए शोध पत्र के अनुसार 2017-18 से 2022-23 के दौरान भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री निवास, जहां इस समय
केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राव इंद्रजीत सिंह, एल मुरुगन जी और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु साहित्य सेवी सीनी विश्वनाथन जी, प्रकाशक वी श्रीनिवासन जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज देश महाकवि सुब्रमण्य भारती जी की जन्म जयंती मना रहा है। मैं सुब्रमण्य भारती जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज भारत की संस्कृति और साहित्य के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों के लिए और तमिलनाडु के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। महाकवि सुब्रमण्य भारती के कार्यों का, उनकी रचनाओं का प्रकाशन एक बहुत बड़ा सेवा यज्ञ, एक बहुत बड़ी साधना, आज उसकी पूर्णाहुति हो रही है। 21 खंडों में काल वरिसेलु भारतीयार पड़ैपूगलु का संकलन 6 दशकों की अथक मेहनत का ऐसा साहस, ये असाधारण है, अभूतपूर्व है। सीनी विश्वनाथ जी का ये समर्पण, ये साधना, ये परिश्रम, मुझे पूरा विश्वास है आने वाली पीढ़ियों को बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। हम कभी भी एक शब्द तो सुनते थे, वन लाइफ वन मिशन, लेकिन वन लाइफ वन मिशन क्या होता है, ये श्रीनी जी ने देखा। ये बहुत बड़ी साधना है। उनकी तपस्या ने आज मुझे महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे की याद दिला दी है। उन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखने में लगा दिए थे। मुझे विश्वास है सीनी विश्वनाथन जी का ये काम एकेडमिक जगत में एक बेंचमार्क बनेगा। मैं इस कार्य के लिए विश्वनाथन जी को, उनके सभी सहयोगियों को और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया है काल वरिसेलु भारतीयर पड़ैपूगल के अन्य 23 खंडों में केवल भारतीयार जी की रचनाएं ही नहीं है, इनमें उनके साहित्य के बैकग्राउंड की जानकारी और दार्शनिक विश्लेषण भी शामिल है। हर खंड में भाष्य, विवरण
और टीका को जगह दी गई है। इससे भारती जी के विचारों को गहराई से जानने, उसकी गहराई को समझने में और उस कालखंड के परिदृश्य को समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही ये संकलन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, विद्वानों के लिए भी बहुत मददगार साबित होगा। साथियों, आज गीता जयंती का पावन अवसर भी है। श्री सुब्रमण्य भारती जी की गीता के प्रति गहरी आस्था थी और गीता ज्ञान को लेकर उनकी समझ भी उतनी ही गहरी थी। उन्होंने गीता का तमिल में अनुवाद किया, उसकी सरल और सुगम व्याख्या भी की। और आज देखिए, आज गीता जयंती, सुब्रमण्य भारती जी की जयंती और उनके कामों के प्रकाशन का संयोग, यानी एक प्रकार से त्रिवेणी संगम है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे देश में शब्दों को केवल अभिव्यक्ति नहीं माना गया है। हम उस संस्कृति का हिस्सा है जो शब्द ब्रह्म की बात करती है, शब्द के असीम सामर्थ्य की चर्चा करती है। इसलिए ऋषियों और मनीषियों के शब्द ये केवल उनके विचार नहीं होते, ये उनके चिंतन, उनके अनुभव और उनकी साधना का सार होता है। उन असाधारण चेतनाओं के सार को आत्मसात करना और उसे अगली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना, ये हम सबका कर्तव्य है। आज इस तरह के संकलन का जितना महत्व आधुनिक संदर्भ में है, हमारी परंपरा में भी इसकी उतनी ही प्रासंगिकता है। उदाहरण के लिए हमारे यहां भगवान व्यास की लिखी कितनी ही रचनाओं की मान्यता है। वो रचनाएं आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि वो पुराण की एक व्यवस्था के रूप में संकलित है। इसी तरह कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वांग्मय, आधुनिक समय के ऐसे संकलन हमारे समाज और एकेडेमिया के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। थिरुकुरल को भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने का काम जारी है। अभी पिछले ही साल जब मैं पापुआ न्यू गिनी गया था, तो वहां की स्थानीय टोक पिसिन भाषा में थिरुकुरल को रिलीज करने का सौभाग्य मिला था। इससे पहले यहीं लोक कल्याण मार्ग में मैंने गुजराती में भी थिरुकुरल के अनुवाद को लोकार्पित किया था। साथियों, सुब्रमण्य भारती जी ऐसे महान मनीषी थे जो देश की आवश्यकताओं को देखते हुए काम करते थे। उनका विजन उतना व्यापक था। उन्होंने हर उस दिशा में काम किया जिसकी जरूरत उस कालखंड में देश को थी।
भारतीयार केवल तमिलनाडु और तमिल भाषा की ही धरोहर नहीं है, वो एक ऐसे विचारक थे जिनकी हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित थी। भारत का उत्कर्ष, भारत का गौरव, ये उनका सपना था। हमारी सरकार ने कर्तव्य भावना से भारतीयार जी के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हो सके उतना प्रयास किया है। 2020 में कोविड की कठिनाइयों से पूरा विश्व परेशान था, लेकिन उसके बावजूद हमने सुब्रमण्य भारती जी की 100वीं पुण्यतिथि बहुत भव्य तरीके से मनाई थी। मैं खुद भी इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल का हिस्सा बना था। देश के भीतर लाल किले की प्राचीर हो या दुनिया के दूसरे देश, मैंने निरंतर भारत के विजन को मां कभी भारती के विचार के जरिए दुनिया के सामने रखा है। और अभी श्रीनी जी ने उल्लेख किया कि विश्व में जब मैं जहां गया मैंने भारती जी की चर्चा की है, और उसका गौरवगान श्रीनी जी ने किया। और आप जानते हैं, मेरे और सुब्रमण्य भारती जी के बीच एक जीवंत कड़ी, एक आत्मिक कड़ी हमारी काशी भी है। मेरी काशी से उनका रिश्ता, काशी में बिताया गया उनका समय, ये काशी की विरासत का एक हिस्सा बन चुका है। वो काशी में ज्ञान प्राप्त करने आए और वहीं के होकर रह गए। उनके परिवार के कई सदस्य आज भी काशी में रहते हैं और मेरा सौभाग्य है, मेरा उनसे संपर्क है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी शानदार मूछें रखने की प्रेरणा भी भारतीयार को काशी में रहते हुए मिली थी। भारतीयार ने अपनी बहुत सी रचनाएं गंगा के तट पर काशी में रहते हुए लिखी थी। इसलिए आज मैं उनके शब्द संकलन के इस पवित्र काम का काशी के सांसद के रूप में भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि महाकवि भारतीयार के योगदान को समर्पित एक चेयर की स्थापना बीएचयू में की गई है। साथियों, सुब्रमण्य भारती ऐसा व्यक्तित्व सदियों में कभी एकाध बार मिलता है। उनका चिंतन, उनकी मेधा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व, ये आज भी हर किसी को भी हैरान करता है। केवल 39 ईयर के जीवन में भारती जी ने हमें इतना कुछ दिया है जिसकी व्याख्या में विद्वानों का जीवन निकल जाता है। थर्टी 39 ईयर और उनको काम करते करते 60 साल गए। बचपन में खेलने और सीखने की उम्र में वो राष्ट्र प्रेम की भावना जगा रहे थे। एक और वो आध्यात्म के साधक भी थे, दूसरी ओर वो आधुनिकता के समर्थक भी थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति के लिए प्यार भी दिखता है और बेहतर भविष्य की प्रेरणा भी दिखती है।
स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने आजादी को केवल मांगा नहीं, बल्कि भारत के जनमानस को आजाद होने के लिए एक जगजोरा भी था। और ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने देशवासियों कहा था, मैं तमिल में ही बोलने का प्रयास कर रहा हूं, उच्चारण दोष के लिए आप सब विद्वज्जन मुझे माफ करना। महाकवि भारतीयार ने कहा था, ऐन्द्र त्रणियम इंद सुंदतिर दागम ऐन्द्र मड़ियुम एंगल अड़ी मेइन मोगम। यानी आजादी की ये प्यास कब बुझेगी, गुलामी से हमारा ये मोह कब खत्म होगा। यानी उस समय एक वर्ग था जिनको गुलामी का भी मोह था, उनको डांटते थे, गुलामी का ये मोह कब खत्म होगा। ये आवाहन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर आत्म अवलोकन का साहस भी हो और जीतने का विश्वास भी हो। और यही भारतीयार की विशेषता थी। वो दो टूक कहते थे, समाज को दिशा दिखाते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अद्भुत कार्य किए। 1904 में 1904 में वो तमिल अखबार स्वदेश मित्रन से जुड़े। फिर 1906 में लाल कागज पर इंडिया नाम का वीकली न्यूज़पेपर छापना शुरू किया। ये तमिलनाडु में पॉलिटिकल कार्टून छापने वाला पहला न्यूज़पेपर था। भारती जी समाज को कमजोर और वंचित लोगों की मदद के लिए प्रेरित करते थे। अपनी कविता संग्रह कर्णन पट्टू में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कल्पना 23 रूपों में की है। अपनी एक कविता में वो गरीब परिवारों के लिए, सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़ों का उपहार मांगते हैं। इस तरीके से वो उन लोगों तक संदेश पहुंचा रहे थे जो दान कर पाने में सक्षम थे। परोपकार की प्रेरणा से भरी उनकी कविताओं से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। साथियों, भारतीयार अपने समय से बहुत आगे देखने वाले, भविष्य को समझने वाले व्यक्ति थे। उस दौर में भी जब समाज दूसरी मुश्किलों में उलझा था, भारतीयार युवा और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रबल समर्थक थे। भारतीयार का विज्ञान और इनोवेशन में भी अपार भरोसा था। उन्होंने उस दौर में ऐसी कम्युनिकेशन की परिकल्पना की थी जो दूरियों को कम करके पूरे देश को जोड़ने का काम करे। और आज जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग जी रहे हैं, भारतीयार जी ने उस टेक्नोलॉजी की चर्चा उस जमाने में की थी। और उन्होंने कहा था, काशी नगर पुलवर पेशुम उरई तान कांची इलु केट पद कोरु करूवी एचेवम। यानी एक ऐसा उपकरण होना चाहिए जिससे कांची में बैठकर ये सुन सके कि बनारस के संत क्या कह रहे हैं। आज हम ये देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया कैसे इन सपनों को हकीकत में बदल रहा है। भाषिणी जैसे ऐप ने इसमें भाषा की तमाम मुश्किलों को भी समाप्त कर दिया है।
जब भारत की हर भाषा के प्रति सम्मान का भाव हो, जब भारत की हर भाषा के प्रति गौरव हो, जब भारत की हर भाषा को संरक्षित करने की नेक नीयत हो, तो ऐसे ही हर भाषा के लिए सेवा का काम होता है। साथियों, महाकवि भारती जी का साहित्य विश्व की सबसे प्राचीन तमिल भाषा के लिए एक धरोहर की तरह है और हमें गर्व है कि दुनिया की सबसे पुरातन भाषा हमारी तमिल भाषा है। जब हम उनके साहित्य का प्रसार करते हैं तो हम तमिल भाषा की भी सेवा करते हैं। जब हम तमिल की सेवा करते हैं तो हम इस देश की प्राचीनतम विरासत की भी सेवा करते हैं। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में तमिल भाषा के गौरव के लिए देश ने समर्पित भाव से काम किया है। मैंने यूनाइटेड नेशंस में तमिल के गौरव को पूरी दुनिया के सामने रखा था। हम दुनिया भर में थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स भी खोल रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में सुब्रमण्य भारती के विचारों का प्रतिबिंब है। भारतीयार ने हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाली विचारधारा को मजबूत किया। आज काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजन वही काम कर रहे हैं। इससे देश भर में लोगों को तमिल के बारे में जानने सीखने की उत्सुकता बढ़ रही है। तमिलनाडु की संस्कृति का भी प्रचार हो रहा है। देश की हर भाषा को हर देशवासी अपना समझे, हर भाषा पर हर भारतीय को गौरव हो, ये हमारा संकल्प है। हमने तमिल जैसी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा में हायर एजुकेशन का विकल्प भी युवाओं को दिया है। साथियों, मुझे भरोसा है भारती जी का साहित्य संकलन तमिल भाषा के प्रचार प्रसार से जुड़े हमारे इन प्रयासों को बढ़ावा देगा। हम सब मिलकर विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचेंगे, भारतीयार के सपनों को पूरा करेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को इस संकलन और प्रकाशन के लिए बधाई देता हूं। और मैं देख रहा था उम्र के इस पड़ाव में और तमिलनाडु में रहना और दिल्ली की ठंड में आवाज देखिए, कितना बड़ा सौभाग्य है जी, और जीवन कितना तपस्या से जिया होगा। और मैं उनके हैंडराइटिंग देख रहा था, इतने सुंदर हैंडराइटिंग्स है। इस आयु में हम हस्ताक्षर करते समय भी हिल जाते हैं। ये सच्चे अर्थ में आपकी साधना है, आपकी तपस्या है। मैं आपको सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। आप सबको वणक्कम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे 7 LKM में तमिल के प्रसिद्ध कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की तमाम रचनाओं का संग्रह का विमोचन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के साहित्य और संस्कृति के लिए बड़ा अवसर है।
प्रधानमंत्री ने इस संग्रह के विमोचन के मौके पर कहा कि 6 दशकों की अथक मेहनत है ये सीनी विश्वनाथन की, जिन्होंने इसका संपादन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीनी विश्वनाथन की तपस्या का फल आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सीनी विश्वनाथन के कार्य के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकलन विद्वानों के लिए मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए ये संकलन देश के बारे में जानने के लिए एक बड़ी एक तरह से एक देन होगा। गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री ने दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत ही एक तरह से अच्छा संयोग है, आज गीता जयंती है। संकलन का महत्व वर्तमान परिदृश्य में बेहद अहम है। प्रधानमंत्री ने इस संकलन के विमोचन के मौके पर कहा, उन्होंने कहा कि हम उस संस्कृति का हिस्सा हैं जो शब्द ब्रह्मा की बात करता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तमिल प्राचीन भाषाओं में से एक है। सुब्रमण्य भारती ऐसे विचारक हैं जिनकी हर सांस माँ भारती के लिए समर्पित रही है। मात्र 39 वर्ष की उम्र में सुब्रमण्य भारती ने देश को बहुत ज्ञान दिया है। काशी सुब्रमण्य भारती और मेरे बीच की आध्यात्मिक कड़ी है। प्रधानमंत्री ने उन तमाम बातों को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुब्रमण्य भारती का व्यक्तित्व सदियों में एक बार मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुब्रमण्य भारती का चिंतन, मेधा और बहुआयामी व्यक्तित्व हैरान करने वाला है। ये भारत के लिए एक धरोहर है और इस संकलन के जरिए भारतीयों को और देश दुनिया को जानने को मिलेगा सुब्रमण्य भारती के बारे में। सुब्रमण्य भारती ने कमज़ोर और वंचित लोगों की मदद के लिए प्रेरित किया है, लोगों को काम करने के लिए, आगे बढ़कर बदलाव लाने के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में सुब्रमण्य भारती के विचारों का प्रतिबिंब है। प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्य भारती की समस्त रचनाओं के संकलन के विमोचन के मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के लिए ये संकलन कई बड़ी जानकारियां लेके आया है। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।